धान खरीदी पर बीजेपी नेताओं के लाभार्थियों की सूची वायरल करने वाली कांग्रेस के हाथ एक और मुद्दा लग गया है। दरअसल कांग्रेस ने धान खरीदी के आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान ये पाया कि दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने लोकसभा चुनाव के लिए जमा किए अपने शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी गलत दी है। कांग्रेस का कहना है कि शपथ पत्र के मुताबिक विजय बघेल के पास कुल 2.10 एकड़ कृषि भूमि है, जबकि 2018-19 में उन्होंने 16.95 एकड़ भूमि के अनुसार 46.6 क्विंटल धान बेचा है। वहीं 2019-20 में उन्होंने इसी रकबे के मुताबिक 16 एकड़ की जमीन में 253.6 क्विंटल धान बेचा है। अब कांग्रेस का कहना है कि विजय बघेल ने गलत जानकारी से चुनाव लड़ा, उनका चुनाव रद्द किया जाए। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। 2018-19 में धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक चली। इसी दरमियान विजय बघेल जी ने अपना धान बेचा था, जिसमें उनका रकबा 16.95 एकड़ था। 3 अप्रैल को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र जो भरा, उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि उनका खेत का रकबा 1.35 हेक्टेयर है, जो कि लगभग 13 एकड़ कम हो जाता है। उधर धान खरीदी के बाद अब गलत जानकारी देने के आरोप में घिरी बीजेपी इसे एक साजिश करार दे रही है। बीजेपी सांसद विजय बघेल इस मामले में सामने आए। उन्होंने इसे पैतृक जमीन के बंटवारे से जुड़ा मामला बताया और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। तो जो फिगर आ रहा है 165 का, तो मुझे लगता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। कोई बहुत बड़ा मामला प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हल्की राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, लोगों को बदनाम करने से बाज नहीं आएंगे। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, विजय बघेल जी ने झंडा उठाया, तो लगता है शायद उसी का परिणाम यह है कि उनको घेरने की कोशिश हो रही है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों को दुर्ग की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग गृह जिला है और वहीं से बीजेपी सांसद विजय बघेल भी आते हैं। दोनों नेताओं में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में विजय बघेल के खिलाफ कांग्रेस को एक मुद्दा मिल ही गया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं हमारा आज का मुद्दा। धान खरीदी पर बीजेपी नेताओं के लाभार्थियों की सूची वायरल करने वाली कांग्रेस के हाथ अब एक और मुद्दा लग गया है। दरअसल कांग्रेस ने धान खरीदी के आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान यह पाया कि दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने लोकसभा चुनाव के लिए जमा किए अपने शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी गलत दी। धान खरीदी के खिलाफ बीजेपी हमलावर थी, अब कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है, जबकि बीजेपी इसे साजिश बता रही है। तो क्या वाकई ये कांग्रेस की साजिश है या फिर बीजेपी सांसद अब इस मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं? बात आज इसी मुद्दे पर। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। सुरेंद्र वर्मा साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र साहब, स्वागत है। भगवानू नायक मेरे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं जोगी कांग्रेस के, स्वागत है आपका। बाबूलाल शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लंबा करियर है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है बाबूलाल साहब आपका। इसके अलावा रायपुर और छत्तीसगढ़ से तमाम खबरों को ग्राउंड से कवर करने वाले हमारे संवाददाता मोहन तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। शुरुआत सुरेंद्र वर्मा साहब आपसे करूंगा। क्या वाकई लगता है कि कांग्रेस के हाथ ये एक बड़ा मुद्दा लगा है? और अगर वाकई बड़ा मुद्दा लगा है तो फिर आगे का स्टेप कांग्रेस क्या कुछ लेने जा रही है? सोहेल जी, निश्चित रूप से देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल में अभी जो बाइट में सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी साजिश करार दे रहे हैं। देखिए, पूरे तथ्यों के साथ जो दुर्ग के मतदाता है अश्वनी साहू जी ने निर्वाचन आयोग से, देश के महामहिम राष्ट्रपति से और तमाम जगहों पर शिकायत की है, तथ्यों के साथ की है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही तो लोकतंत्र में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकारने से पहले एक बार तथ्यों को देख तो ले, पढ़ तो ले। 2003 में चुनाव लड़ा विजय बघेल जी ने, सम्मानीय जनप्रतिनिधि रहे, उस समय एनसीपी से लड़ा था।
चुनाव हार गए थे। 2008 में बीजेपी की टिकट से लड़ा, चुनाव जीते। 2013 में चुनाव हारे। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। लगातार उन्होंने जो एक कॉलम होता है उसमें, और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के 125A, 33 और 33A में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है, जो प्रॉपर्टी के डिटेल देना रहता है, ना केवल स्वयं के बल्कि परिजनों के भी देना रहता है। उसमें लगातार उनके द्वारा लगभग 3.33 एकड़ जमीन होना दर्शाया गया, और एफिडेविट भी इसके संदर्भ में दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यदि इस प्रकार से कोई जनप्रतिनिधि पाया जाता है कि जानबूझकर इनकम छुपाया गया हो उनके द्वारा, तो लोक प्रतिनिधि को हटाने का, पद से हटाने की भी व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी को पारदर्शिता से डर क्यों लगता है? ये पहली बार नहीं है इनके कार्यकाल में। केंद्रीय स्तर पर भी टाइपो एरर हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाता है कि हमारे वो फलाने संदर्भित वो जो फाइल है वो चोरी हो गई। तो ये इनका चरित्र रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में नार्को टेस्ट होता था, उमेश सिन्हा का बैंक मैनेजर का। आगे कांग्रेस का क्या स्टेप होगा, इसके लिए मैं आपके पास लौटूंगा। भगवान नायक साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं जो कि कांग्रेस के। भगवान नायक साहब, आप भी इस वक्त छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में हैं, और अब आप ही के साथी पार्टी इसे कहा जाए, क्योंकि बीजेपी भी विपक्ष में है, एक सांसद उसके घिरते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने इससे पहले भी राजीव गांधी न्याय योजना की एक लिस्ट जारी की थी, और उसमें चुन चुनकर बीजेपी के उन तमाम नेताओं का जिक्र किया था जिन्हें इस योजना के तहत फायदा मिला, और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी की गई। कहा गया कि सरकार की जिस योजना को हंसी मजाक विपक्ष बना रहा था, विपक्ष के नेता अब उसी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आपको लगता है कि अब एक बार फिर दुर्ग सांसद की जो घेराबंदी है वो भी उसी का एक हिस्सा है? देखिए सोहेल जी, मैंने अभी कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी सुना, अभी आपके चैनल के माध्यम से हमने विजय बघेल जी को भी सुना है। और ये जो एक मामला है इन्वेस्टिगेशन का, जांच का है जी। और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टा मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर की जा रही है। सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है, उसकी जांच की जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये एक राजनीतिक आरोप लगा है। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं हैं, आज लगातार किसान परेशान है, आज यहाँ के युवा बेरोजगार परेशान है, लगातार हत्याएं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे डबल मर्डर हुआ, खुरमुड़ा में जो हुआ उसका आज तक पता नहीं चला। वहीं पर एक बेटी की भी, नाबालिग बेटी की भी वहां पर रेप हुई है। लगातार हत्याएं, कोरबा में भी 3 मर्डर हुए, रायपुर में आप देखेंगे इतना जो अपराध बढ़ गया। लगातार जो काम होने चाहिए, आपने जो वादे किए थे उस पर हमें बात करना चाहिए। जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं वो यही। अगर आपको लगता है कि दुर्ग सांसद ने वाकई जानकारी छुपाई है, तो आपको क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सांसद हो या कोई गरीब मजदूर हो। और सरकार आपकी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार है इस प्रदेश में, और आप तो अभी आरोप लगा रहे हैं भाई, निश्चित रूप से आप जाइए, शिकायत कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी तो कुछ हुई नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का मामला है। मैं फिर वही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समस्या है, उन समस्याओं पर आज उसका निराकरण करने की जरूरत है। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, अपराध कम करने की बात हो, उन समस्याओं पर दोबारा लौटेंगे। भगवान नायक साहब, इस वक्त बाबूलाल शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अब तक जो कुछ चर्चा हुई उसे बड़े गौर से सुन रहे थे। बाबूलाल साहब, आपसे शुरुआत जब मैं करना चाहूँगा, मैं उस जनप्रतिनिधि कानून को समझना चाहूँगा जो 1951 में बना था। आपको लगता है या क्या कुछ आपने अब तक देखा है कि इस कानून के तहत कितने ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे जिनके लिए शिकायतें की गई होंगी बड़े बड़े फोरम पर, और मामले कई बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं? किस तरह से ये कानून है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, और कितने लोगों को इस कानून के तहत आज तक सजा मिली है? कितनी विधायकियां गई हैं और कितनी सांसदी गई हैं आज तक? देखिए, ऐसे गलत जानकारी भरने के नाम पर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सुना है कि किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हुई हो। और निश्चित रूप से है, जो वर्तमान जो स्थिति बता रहे हैं विजय बघेल के मामले में जी, उसमें कह सकता हूँ कि देखिए, इस परिवार के पास जमीन बहुत बड़ी, माने छोटी मोटी जमीनें नहीं है, बहुत जमीन है। ये लोग काफी जमीन के मालिक हैं जी। अब खाताबंदी का मसला है, ये खाताबंदी किसके नाम कितना है, ये खाताबंदी का मसला मुझे दिख रहा है। ये पूरा जो मैं सुन रहा हूँ, तो खाताबंदी किसके नाम पर कितनी है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि जो
धान बिक्री का जो मसला है वो 16 एकड़ का दिखाया गया। 16.95 एकड़ में इन्होंने धान बेचा, पहली बार जो बेचा। उसके बाद चुनाव का समय आया तो उन्होंने 2 एकड़ लिखा। ये जरूर जांच का विषय है कि अगर ये जब 16 एकड़ जमीन थी तो चुनाव के जो थोड़े दिन पहले ही उन्होंने धान बेचा, जब 16 एकड़ दिखाया था, 16 एकड़ की जमीन बेची, क्या वो अपने नाम से बेची या पूरे परिवार के नाम से बेची, ये देखने समझने की बात है। तो बाद जो 2 एकड़ जो है वो अपने नाम की खाताबंदी के अनुसार उन्होंने भरा होगा, उनके नाम पर 2 एकड़ ही रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि जब उन्होंने धान बेचा था 16 एकड़ के हिसाब से, वो 16 एकड़ में उनके नाम कितनी जमीन थी और परिवार के नाम कितनी जमीन थी, उन्होंने परिवार का पूरा धान उतना बेचा क्या, और बाद में जब चुनाव के समय भरने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने नाम पे जो खाताबंदी थी उनकी 2 एकड़ की वो रही होगी, वो भरी होगी, और फिर उसके बाद जो 16 एकड़ हो गया, दोबारा जब धान बेचने की बात आई तो 16 एकड़ में फिर धान बेचा उन्होंने। ये जरूर जांच का विषय है कि यदि उन्होंने जानबूझकर 16 एकड़ होते हुए भी 2 एकड़ भरा है तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा और चुनाव आयोग के भी इसमें आएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का मामला बनेगा। तो उसमें देखना ये होगा कि कांग्रेस कितनी जल्दी इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करती है और किस तरह के तथ्य चुनाव आयोग के सामने पेश करती है, जिसके बाद ये उम्मीद कांग्रेस में जगती है कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम खबरों को कवर करते हैं। मोहन, इससे पहले भी हमने देखा, दरअसल जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और सियासत में एक चलन ये भी है कि आप हमेशा खुद की तारीफ कीजिए और दूसरों की खामियों को ढूंढते रहिए। राजीव गांधी न्याय योजना में जिन बीजेपी नेताओं को फायदा हुआ था उनकी लिस्ट भी कांग्रेस ने बड़े फख्र के साथ जारी कर दी थी। अब एक बार फिर सांसद को लेकर सवाल उठा है। आपको लगता है कि जब इस तरह की खबरें बड़ी तेजी से ट्रेंड करती हैं तो राज्य के भीतर जो राजनीतिक माहौल है वो गर्माता है, सियासी उठापटक बढ़ जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये खबरें सुर्खियों से हटती हैं तो मामला ठंडा हो जाता है। यानी रिजल्ट हमने कभी कुछ खास निकलते देखा नहीं है मोहन इन सबको। देखिए, ऐसे कई मामले हमने देखे हैं और ऐसे मामलों के संबंध में साफ और स्पष्ट नियम है कि इसमें केवल इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही निराकरण होता है, यानी आप कोर्ट के माध्यम से ही ऐसे मामलों का निराकरण कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिस ढंग से उठाया है उससे आप समझ सकते हैं कि धान खरीदी और उससे जुड़े मसले को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है कि किसने कितना धान बेचा, कितनी ज़मीन में बेचा, उसकी ज़मीन कितनी थी। इतना सघन रिसर्च जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तभी ये मुद्दा उनके हाथ आया है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी इस मसले पर बयान तो दे रही है लेकिन किसी भी चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी अभी उन्होंने ऐसे किसी भी डिबेट में भाग लेने से इनकार किया हुआ है। बीजेपी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बता दूं, उनका कहना है कि अगर 13 एकड़ की जमीन वो कम बताएंगे शपथ पत्र में तो या उसे छुपाने के पीछे कोई बड़ा आधार नहीं बनता। अगर वो ये जमीन नहीं बताते या बताते तो इससे क्या चुनाव में कोई असर पड़ जाता या उनकी ज़मीन कम ज़्यादा होने से कोई परिणाम में असर पड़ जाता, तो वो छुपाएंगे क्यों। उनका कहना है क्योंकि शपथ पत्र उस समय मौजूदा व्यक्ति के पास जितनी जमीन होती है, जितनी संपत्ति होती है, उसी की जानकारी का होता है, इसलिए वो उस समय की जानकारी थी और उसके बाद की धान खरीदी में संपत्ति बढ़ी है, उसके कारण कई हो सकते हैं और उसकी अलग से जानकारी अगर कोई सक्षम एजेंसी पूछती है तो जो सांसद है वो देंगे। इस संबंध में अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। तो बीजेपी इस मसले को नकार रही है, इनकार कर रही है। उनका कहना है कि मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए व्यक्तिगत मुद्दों को उठाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस गंभीर है। कांग्रेस की ओर से जो वहाँ के स्थानीय सरपंच हैं वो शिकायतों का दौर शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रपति तक को शिकायत की गई है, चुनाव आयोग को शिकायत की गई है, लेकिन इसमें निराकरण केवल चुनाव याचिका के द्वारा ही होता है, यानी न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और उसमें सभी पक्षों को सुनने में आप भी जानते हैं कि कितना समय लगता है। कई परिणाम तो 5 साल के बाद आते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में विद्याचरण शुक्ल और रमेश बैस के चुनाव याचिका का परिणाम देखा है, एक पूरा कार्यकाल बीतने के बाद परिणाम आया था। तो इस तरीके की स्थितियां रहती हैं।
फिलहाल बीजेपी और बाकी लोग यही कह रहे हैं कि अगर ये जमीन उनके पास थी तो छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो खुद किसान हैं, वहाँ पे अच्छे खासी उनकी संपत्ति है। तो 13 एकड़ जमीन को छुपाने के पीछे क्या तुक हो सकता है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। फिलहाल ये तर्क सामने आया है, तो इसका जवाब जब आएगा और पड़ताल की जाएगी तब सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए, बीजेपी की तरफ से कोई अपना पक्ष रखने हमारे स्टूडियो पहुंचता या हमसे इस चर्चा के दौरान बात करता, इसकी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा कि मोहन तिवारी कह रहे थे कि बीजेपी नेता कैमरे के सामने आकर कुछ बोलने को इस मामले को लेकर तैयार नहीं है, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने जो कुछ मोहन तिवारी से बातचीत की उसको हमने मोहन के जरिए सुना। मोहन, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सुरेंद्र वर्मा साहब, आपके पास लौटना चाहूँगा। दरअसल जो आंकड़े इस वक्त कांग्रेस पेश कर रही है, एक सांसद और एक लंबा राजनीतिक करियर रखने वाले विजय बघेल साहब के लिए 13 एकड़ या शायद 16 एकड़ की ज़मीन कुछ खास मायने नहीं रखती होगी। ये कोई इतनी अरबों खरबों की ज़मीन नहीं है, चंद लाख रुपयों की ज़मीन होगी। और जिसका अंदेशा मोहन जता रहे थे कि अगर मान लीजिए 13 एकड़ ज़मीन छुपाने का क्या औचित्य हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉपर्टी चुनाव के बाद खरीदी गई हो या उससे पहले जो उन्होंने कम आंकड़ा दिखाया था उस समय उनके पास ज़मीन नहीं हो और कांग्रेस ने फिलहाल इस मुद्दे को बहुत जल्दबाजी में उछाल दिया हो। सुहेल जी, बहुत स्पष्ट रूप से जो वहाँ के मतदाता हैं अश्वनी साहू जी ने 5 पेज का ये शिकायत पत्र है, सारे तथ्यों के साथ में उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ये आवेदन किया है, ये शिकायत पत्र भेजा है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से खसरा नंबर के साथ में अंकित है 2017-18 से 18-19 के बीच 13.62 एकड़ जमीन बढ़ चुकी थी। बड़ा स्पष्ट रूप से उसमें खसरा नंबर और जगह रकबा के साथ में दिया है। इसकी प्रति सारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी गई, ये सर्वविदित है। और जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है और उसमें जो इसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है कि जानकारी का लोप जो 125A और 33A में जो प्रावधान है उसमें स्पष्ट रूप से इसको कदाचार माना गया है। जानकारी का लोप यदि कोई जनप्रतिनिधि करता है तो उस स्थिति में 6 महीना सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने की भी व्यवस्था दी गई है और उसको पद से हटाने की भी व्यवस्था है। माननीय भगवानू नायक जी वकील है बाय प्रोफेशन, उनको भी ये भी सर्वविदित है। और मूल बात, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई मन में इनके छल कपट नहीं है, यदि इनके द्वारा इनके छुपाया नहीं गया है तो पारदर्शिता और जवाबदेही से भागते क्यों हैं? आज जो बातें आ रही है, माननीय वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेरे परिवार में मेरे नाम पर जमीन है, मेरे भाई के नाम पर या पिता के नाम पर जमीन है तो धान खरीदी की व्यवस्था भी अलग है। यदि रमन सिंह जी धान बेचते हैं वो उनका खाता अलग है, अभिषेक सिंह जी का खाता अलग है। ठीक उसी प्रकार से इनके परिजनों के नाम पे जो जमीन है उस पर धान खरीदी का अलग है। और वही तो आरोप है कि आप जो धान बेच रहे हैं वो 16 एकड़ 17 एकड़ भूमि वहां पर दर्ज है और आप जो शपथ पत्र में जो उल्लेख कर रहे हैं वहां पर 3 एकड़ 33 डिसमिल है। तो दोनों जगह में जो फर्क है यही तो प्रमाण है। और ये बार बार आरोप लगा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो संग्रहण केंद्र स्तर पर किसानों को सहयोग करने के लिए वो मौके पर मौजूद थे। बाबूलाल शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल साहब, हमने देखा कि दरअसल धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा जो सरकारों के लिए बड़ा अहम रहा है। जिन सरकार ने रिकॉर्ड धान खरीदी की उसने अपनी पीठ थपथपाई और विपक्ष को हमेशा निशाने पर लिया, लेकिन जब वही सरकार विपक्ष में बैठी तो उसने सरकार को निशाने पर लिया और अपने बारे में ये कहा कि हम जिस जमाने में हुआ करते थे तब हम रिकॉर्ड खरीदी करते थे। ऐसे में धान खरीदी को लेकर इस बार विपक्ष ने जब कांग्रेस सरकार को घेरा, आपको कहीं लगता है कि ये उसी सियासी पलटवार का एक हिस्सा हो सकता है? सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है, कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करती है कि गलती इधर से नहीं है, गलती उधर से भी है। देखिए, धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत व्यापक मुद्दा है और अब बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र भी है इसका। ये इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी योजना है जी, इससे बड़ी दूसरी योजना है ही नहीं। पूरी सरकार का अमला लग जाता है इसमें और ध्यान रखने में, खरीदी में, इकट्ठा होने में, सारी चीजों में, व्यवस्थाओं में जो है पूरा अमला लग जाता है। तो इसमें छोटी मोटी गलतियां तो कोई बड़ी बात नहीं मानता मैं प्रारंभ से ही देख रहा हूँ हर सरकारों में थोड़ी मोड़ी गलतियां होती है क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा होने के कारण योजना बड़ी है।
धान खरीदी का मुद्दा इसलिए उठा था, जो लिस्ट जो आई थी वो इसलिए आई थी, मुझे याद है, मैं जो समझ पाया हूँ उसमें, कि किसान राजीव गांधी न्याय योजना का खिलाफत जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, और बड़े बुरे तरीके से कर रहे हैं। वहां तक शिकायत की गई कि भाई ये बोनस इस रूप में दे रहे हैं और ये इनको रोका जाना चाहिए, ये 2500 रुपए नहीं देना चाहिए। तो जब अगर आप राजीव गांधी न्याय योजना का विरोध कर रहे हैं तो आपने इतना धान बेचा है, क्या आप राजीव न्याय योजना का पैसा लेने नहीं लेंगे जी? ये साबित करने के लिए वो सूची जारी की गई थी कि भाई आप अगर विरोध करते हैं तो फिर मत लीजिए पैसा, 1885 लीजिए, 1865 लीजिए, तो 1800 का भुगतान आपको मिल गया। दूसरा उसमें ये बताने का प्रयास किया गया था कि क्या आपको एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला क्या, क्योंकि ये आरोप लगता था कि भाई आपको किसानों को पैसा नहीं मिल रहा समय पे। तो वो साबित करने के लिए जो है वो सूची जारी हुई कि आपको 7 दिन में पैसा मिला या नहीं मिला, इतना इतना पैसा हमने दिया है तुमको, और क्या राजीव न्याय योजना का विरोध कर रहे हो तो राजीव न्याय योजना का पैसा नहीं लोगे क्या? ठीक, अगर आप विरोध कर रहे हो तो क्यों ले रहे हो, ये साबित करने के लिए वो मुद्दा दूसरा हो गया। बाबूलाल साहब, इसमें जो है जी मैं बता खान साहब जी कि भूपेश बघेल की जमीन को भरे बरसात में नपवाया गया था अवैध कब्जा बता करके, जब रमन सिंह की सरकार थी, और उनके मां को जो है ईडी के दफ्तर में बुलवाया गया था। तो वो जो अपमान है वो भूपेश बघेल के जो मित्रगण हैं, करीबी लोग हैं, उनके दिल पर दर्द की तरह बैठा हुआ है। ठीक, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। भगवानू नायक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भगवानू नायक साहब, आप सुन रहे होंगे बाबूलाल शर्मा साहब जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है आज जिस खबर पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध है? आपको लगता है ये दबाव की राजनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनके ऊपर एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के साथी के होना तो चाहिए था यहाँ पर, तो समुचित रूप से यहाँ पर जवाब दे पाते। लेकिन मैं पुनः यह कहूंगा कि यह मात्र आरोप है और हम इसको राजनीतिक आरोप होने से भी इंकार नहीं कर सकते। पूरा मामला एक जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे कि आदरणीय मोहन तिवारी जी ने कहा कि इलेक्शन पिटीशन इस पर लगता है और फैसला जब तक नहीं आ जाएगा हम लोग को उसका इंतजार करना चाहिए और आने वाले समय में देखना चाहिए कि इस पर क्या निर्णय सामने। दरअसल इस तरह की शिकायतों का इतिहास यही रहा है कि मामला कोर्ट तक जाता है, और जैसा कि मोहन शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि कई बार फैसले आने में तो इतना समय लगता है कि अगला चुनाव भी गुजर जाता है, या तो सांसदी वैसे ही चली जाती है या जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे होते हैं वो कार्यकाल अपने आप शून्य हो जाता है। बहरहाल खबर इस बार भी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से जुड़ी उठी है और इस बार आरोप दुर्ग सांसद विजय बघेल पर लगा है। लेकिन देखना है कि कांग्रेस अब इस मामले को कितनी गंभीरता से आगे निर्वाचन आयोग और फिर कोर्ट तक उठाती है। फैसला क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज का मुद्दा में जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।